जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी सुनिएगा, फिर निर्णय कीजिएगा कि कहानी कैसी है। कहानी सुनते हैं। शादी के लिए फरवरी मार्च का महीना रखना चाहिए था, पर नहीं, आपने तो दिसंबर में शादी रखवा दी है। बताओ भला कौन होगा जो शादी की तैयारियों का लद्दा लेकर दिसंबर में आएगा। माँ प्लीज़ ये शादी अगले साल रखवा दो। राशि अपनी माँ सुष्मिता से कह रही थी, बेटा चाहते तो हम भी यही थे कि इस दिसंबर में शादी ना करें। ससुराल वालों का कहना है कि निकुंज की दादी चाहती हैं कि उनके जीते जी उनकी बहू आ जाए और वो उसे देख ले। अब जिनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है, उनकी बात को हम सभी कैसे टाल सकते थे। किसी तरह से सुष्मिता ने राशि को मना लिया था और वो भी खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हो गई थी। अब तैयारियों में वो लोग लग गए थे। शादी के दिन भारी लहंगे में शायद ठंड भी नहीं लग रही थी राशि को। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया था और अब बारी आई थी राशि के विदाई की। विदाई हो जाती है। अब राशि की माँ निकुंज की माँ से पूछती है कि समधन जी राशि को पग फेरे के लिए लेने रितेश को कब भेजूं। तब सुष्मिता जी ने राशि की सासू माँ सुनंदा जी से पूछा, समधन जी अभी कुछ दिन रुक जाइए। वो निकुंज की दादी है ना, वो गांव में रहती हैं और उनसे मिलने के लिए जाना है। वहाँ की पूजा भी करनी है। हमें बहू को लेकर गांव जाना होगा। वहाँ कुल देवी की पूजा अर्चना करवा कर दादी से मिलवा कर ही कुछ कह सकते हैं। जैसा होगा मैं आपको खबर भिजवा दूंगी। सुनंदा जी ने कहा, ससुराल में कुछ रस्मों को निभा कर तो 2 दिन बाद पूरा परिवार गांव की ओर कूच कर जाता है। निकुंज का गांव भी बहुत अंदर की तरफ था। दिसंबर की कड़ाके की ठंड और ऊपर से घना कोहरा। घर से सवेरे ही निकल गए थे वे लोग, पर कोहरे की वजह से गाड़ी धीरे धीरे चल पा रही थी। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जानती हैं भाभी, हमारे गांव में एक बरगद का पेड़ है। वहाँ पर एक आत्मा रहती है जो लोगों का भूत भविष्य सब कुछ बता देती है। आपको भी ले चलेंगे वहाँ। छोटे देवर नीले ने राशि को छेड़ते हुए कहा। तब राशि डरते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना है। राशि घबराते हुए बोलने लगती है, लगता है भाभी डर गई हैं कि कहीं हमारे पुराने राज ना खुल जाए। नीले राशि को छेड़ते हुए ये बात कहता है, लेकिन राशि बहुत ज़्यादा घबरा जाती है इन बातों से और वो बहुत ही डरी सहमी रहती है। लेकिन नीलय छेड़ते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए ये बताइए और कितनी देर में घर आएगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है, राशि ने धीरे से पूछा और कहा कि रुको, गाड़ी की डिग्गी में एक शॉल रखा है, मैं उसे निकाल लाती हूँ। तब नीला ने ड्राइवर को साइड में गाड़ी खड़ा करने के लिए कहता है और उनकी कार रुकते ही देख सुनंदा जी भी कार से उतर गईं। राशि अटैची में से शॉल निकालने के लिए चली जाती है। तभी नीलय पास आकर राशि से बोलता है, बालिके तू इस गांव में क्यों आई है, चली जा चली जा। राशि घबराकर ज्यों ही पीछे हटी, निकुंज से टकरा कर नीचे गिर जाती है। सुनंदा जी जल्दी से बहू के पास आती हैं और बोलती हैं कि क्या हुआ बहू, तुम क्यों गिर गई। तो वो डरते हुए बिल्कुल बोलती है कि माँ जी कोई नहीं, पीछे से कुछ कह रहा था कि चली जा चली जा। मैं सुनकर घबरा गई, पर यहाँ तो कुछ नहीं है और मैं ये देखकर पीछे हटी और निकुंज से टकरा गई, इसी वजह से गिर पड़ी हूँ। राशि घबराते हुए बोलती है, यहाँ तो कोई नहीं है बहू, कुछ नहीं डरने की बात है, अपना ही परिवार है। सुनंदा जी राशि को प्यार से समझाते हुए बोलती हैं, नहीं मम्मी जी, आवाज़ आई थी। राशि अपनी बात पर अडिग थी। हाँ हाँ भाभी, आप तो बहुत डरते हो, कहकर निलय हंसने लगा। मतलब ये तेरी शरारत थी? कोई नई बहू को इस तरह से डराता है क्या? और तुम कैसे देवर हो जो अपनी भाभी को मुसीबत से बचाने की जगह उन्हें मुसीबत में डाल रहे हो। निलय सुनंदा जी नीला का कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी बोलो भाभी से, ये सफ़र बहुत उबाऊ हो रहा था मम्मी, आप ही देखो ना,
कोई नज़र भी नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। खिड़की खोल कर तो हम बैठ सकते हैं, लेकिन इस कड़ाके की ठंड और कोहरे में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है कुछ पता नहीं चलता, और कोई दिखाई भी नहीं पड़ता। हमें जाना ही नहीं चाहिए था। निलय हंसते हुए कान पकड़कर राशि से माफ़ी मांगने लगता है। राशि के चेहरे पर उसकी हरकतें देखकर हंसी आ जाती है और वह शॉल ओढ़कर जल्दी से कार में बैठकर पहले कुलदेवी के मंदिर की तरफ सभी जाने लगते हैं। उसके बाद राशि दादी सास से मिलने जाती है। बिस्तर पर पड़ी दादी सास नई बहू को ढेरों आशीर्वाद देकर अपने को सांत्वना दे रही थी। पास खड़े निकुंज से बोली, बहुरिया का सदा मान करना बेटा। देखो, जो कभी गांव ना गई होगी, तेरे साथ गांव आ गई है। एक दूसरे को सदा प्यार और सम्मान देना मेरे बच्चों, कपकपाती आवाज़ में दादी ने कहा। और तू रे निलय, भाभी को परेशान तो नहीं किया ना? तेरी बचपन से शरारत की आदत अभी तक गई नहीं है? धीरे धीरे दादी ने निलय से कहा। नहीं दादी जी, इसकी आदत अभी तक गई नहीं है। इसने मुझे रास्ते में डरा दिया था। राशि दादी सास से बोलती है, जो कि उसको अपने पास पलंग पर बिठा कर रखी होती है। लो भला, कोई नई बहू को ऐसे परेशान करता है क्या? ऊपर से देवर, वो तो भाभी का दोस्त होता है, जो उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है। आगे से ऐसा कभी मत करना निलय। दादी की बात सुनकर निलय हाँ में सिर हिला देता है। दादी की उम्र लगभग 80 वर्ष की थी और उनका शरीर काफ़ी सिकुड़ा हुआ था और वो धीरे धीरे बोल लेती थी, पर ज़्यादा बिस्तर पर ही रहती थीं। बस अब उम्र की बीमारियों से परेशान हो इस संसार से मुक्ति चाहती थी। राशि उनसे मिलकर बहुत प्रभावित हुई। इस उम्र में भी परिवार को जोड़े रखने के तजुर्बे से उन्हें देख रही थी, जिसे सुनकर राशि यही सोच रही थी कि शादी के बाद एक लड़की से परिवार को जोड़े रखने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि वही तो कड़ी होती है एकता बनाए रखने की। दादी से मिलकर बहुत सारी सीख लेकर राशि वापस अपने घर आ गई थी, वहीं पर जहां वो नई ज़रूर थी, पर उस घर की महत्वपूर्ण सदस्य बन गई थी। दोस्तों, शादी के बाद लड़की को बहुत सारे रिश्ते निभाने होते हैं। परिवार की उम्मीद उस नई बहू से होती है जो उसके घर आई हुई है। अच्छी सीख, अच्छा व्यवहार हमेशा सबके दिलों में अपनी छाप छोड़ देता है। सब सर्वगुण संपन्न नहीं होते हैं, पर परिवार में इस तरह के हंसी मजाक पर ज़्यादा प्रक्रिया करने पर रिश्ते खराब हो जाते हैं। कौन सी बात कब कहनी है और कौन सी बात कब लेनी है, इस बात पर निर्भर करता है कि बहू कितनी जिम्मेदार है और वो कितनी अच्छे से व्यवहार करती है। आप भी अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब